हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मंत्रा। आज हम लोग देखेंगे अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी को हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये जो है स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजन पे काम करता है, उसको एलिमिनेट कर सकता है। अडेप्टिव इम्यूनिटी तब तक अपने रोल में नहीं आएगा जब तक कोई एंटीजेनिक चैलेंज जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म को ना हुआ हो। इसका जो क्राइटेरिस्टिक्स और फीचर्स क्या क्या हैं, तो इसमें सबसे पहला है कि एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी। पहले भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इनेट इम्यूनिटी जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है और अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, यानी कि ये डिफरेंट एंटीजन्स को ये डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। तो इसमें एबिलिटी होता है कि वो डिफरेंट एंटीजन को क्या कर सके, डिस्क्रिमिनेट कर सके। दूसरा है इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। अगर एक बार अडेप्टिव इम्यूनिटी किसी एंटीजन के खिलाफ एक्शन ले लेता है तो उसके बाद उसको एज अ मेमोरी के तौर पर रखता है स्टोर करके, कि नेक्स्ट टाइम जब कोई सेम एंटीजन अगर हमारे बॉडी पे एक्ट करेगा तो वो फिर से उसके लिए एक्शन लेगा, और ये एक्शन जो होता है वो रैपिड होता है। इसमें क्या है, इसमें ये एबिलिटी है कि वो रिकॉल कर सके किसको, प्रीवियस कॉन्टैक्ट विथ अ फॉरेन एंटीजन। कोई फॉरेन एंटीजन जो है अगर प्रीवियस उसमें कॉन्टैक्ट हो चुका है तो उसको वो रिकॉल करता है। रिकॉल करने के बाद वो उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकता है, उसको याद रखता है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम वही सेम एंटीजन अगर हमारी बॉडी में एंटर करे तो वो रैपिड और लार्जर रिस्पॉन्स शो कर सके। थर्ड है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स ये डिफरेंट एंटीजन पे एक्शन लेता है, सिर्फ एक ही नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन पे ये रिस्पॉन्ड कर सकता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन कर सकता है, यानी कि जो हमारे बॉडी का पार्ट का है उस पे वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई बाहर का फॉरेन मॉलिक्यूल्स है तो उसको वो रिकॉग्नाइज करता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन अगर जो सेल्फ है उस पर जो रिस्पॉन्स जो है वो उसको अवॉइड करता है, और जो फॉरेन रहेगा उसको रिकॉग्नाइज भी करेगा और रिस्पॉन्ड भी करेगा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ अडेप्टिव इम्यूनिटी का। अब आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इनेट इम्यून रिस्पॉन्स एंड अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट सारे लिखे गए हैं, जैसे स्पेसिफिसिटी, रिस्पॉन्स टाइम, डाइवर्सिटी, मेमोरी, फिर मेजर सेल टाइप, डिस्ट्रीब्यूशंस कहाँ है नहीं है, ये सब। स्पेसिफिसिटी में हम लोग क्या देखे थे कि जो एंटीजेनिक नॉन स्पेसिफिक होता है किसी पे भी ये एक्शन ले लेगा, और अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में है कि वो एंटीजन स्पेसिफिक ही रिस्पॉन्स देगा। इसमें जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो इनेट में आपका रिस्पॉन्स फास्ट होता है, तुरंत हो जाएगा, मिनट टू आवर के अंदर, लेकिन इसमें स्लो रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। फिर डाइवर्सिटी इसमें लिमिटेड है, उसमें वेरी हाई है। डाइवर्सिटी मीन्स ये डिफरेंट एंटीजन पे एक्ट करता है, और इसमें जो डिफरेंट एंटीजन जो होंगे वो लिमिटेड हैं। मेमोरी क्या है, यहाँ पे मेमोरी देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पे मेमोरी क्या है, प्रेजेंट है। मेमोरी कहने का मतलब कि अगर किसी एंटीजन पे काम किया है तो वो उसको याद रखेगा नेक्स्ट टाइम उसके एक्शन के लिए। तो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में वो एब्सेंट होता है, अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में वो प्रेजेंट होता है। मेजर कौन कौन से सेल टाइप्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो फैगोसाइट्स तो पता ही होगा, एग्जाम्पल ले सकते हैं मैक्रोफाज, ठीक है, मैक्रोफाज हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गए। फिर इधर कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं, इसको इम्यून सेल्स है ये सारे, जो कि इनेट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए हैं, और अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कौन से हैं, टी सेल्स हैं, बी सेल है, एंड एपीसी मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये जो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स है वो वर्टिब्रेट्स में भी देखने को मिलेगा और नॉन वर्टिब्रेट्स में भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है, लेकिन कैसे वर्टिब्रेट्स, जो कि जिनके पास जॉ प्रेजेंट है, उन्हीं वर्टिब्रेट्स के पास आपको अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ये जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इसको हम किसी वीडियो में इसको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। ये ओवरऑल हुआ आपका इनेट एंड अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का
डिफरेंस। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होता है उसको नेचुरली एक्वायर्ड किया जाता है, और जो आर्टिफिशियल अडेप्टिव इम्यूनिटी है उसको मेडिकल प्रोसीड्योर के थ्रू एक्वायर्ड किया जाता है। जैसे इसमें भी नेचुरल जो होता है वो भी एक्टिव एंड पैसिव दो है, फिर आपका आर्टिफिशियल भी एक्टिव एंड पैसिव में डिवाइडेड है। नेचुरल में जो आपका एक्टिव है इम्यूनिटी, उसमें क्या होता है कि अगर पैथोजन से एक्सपोज हो गया नेचुरली किसी पैथोजन से एक्सपोज हो गया और उसने अपना इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप किया, तो ये हो गया एक्टिव। पैसिव में हो गया कि ये नेचुरली ही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसको जो है इम्यूनिटी जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो कोई अनदर पर्सन कर रहा है। पैसिव में क्या होता है कि जो इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जा रहा है वो अनदर पर्सन के थ्रू करवाया जा रहा है, लेकिन ये नेचुरल है। तो अनदर पर्सन यहाँ कौन होता है? तो अनदर जो होता है वो होता है मैटरनल एंटीबॉडीज़ जो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को प्रोवाइड किया जाता है। वो नेचुरल भी है और अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स भी है, वो पैसिव है। क्यों पैसिव क्यों है? क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्स किसी अनदर पर्सन से प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ क्या था एक्टिव में कि पैथोजन एक्सपोज्ड हुआ और उसने अपना इम्यून रिस्पॉन्स खुद ही शो किया, तो ये हो गया नेचुरल। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल में आपका है एक्टिव और पैसिव, ये भी दो तरीके से है। तो एक्टिव में क्या होता है कि ये जो अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रहा है, आर्टिफिशियल में यहाँ लिखा है कि ये मेडिकल प्रोसीड्योर से चलता है, मेडिकल प्रोसीड्योर से ये एक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर जो अपना इम्यून रिस्पॉन्स है पैथोजन के आने से नहीं हो रहा है, यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है आफ्टर वैक्सीनेशन, तो ये मेडिकल प्रोसीड्योर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका हो गया पैसिव। आर्टिफिशियल में ही पैसिव है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को और या इम्यून सेल्स को जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में बनाया गया है उससे हमारा क्या होता है, पैसिव रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इम्यून रिस्पॉन्स कब देखने को मिल रहा है, कब शो हो रहा है, जब इसको किसी अनदर पर्सन से इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग कोरोना के टाइम में भी देखे थे कि एक इंडिविजुअल को ठीक करने के लिए किसी दूसरे का प्लाज्मा को लिया जा रहा था ताकि उसका जो है इम्यून रिस्पॉन्स हो सके और वो आदमी ठीक हो जाए। तो पैसिव जो होता है वो हमेशा किसी दूसरे पर्सन से, किसी दूसरे इंडिविजुअल से ही इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, और एक्टिव जो होता है वो खुद से शो करता है, चाहे वो नेचुरली हो या आर्टिफिशियली हो। तो एक्टिव में आपका हो गया वैक्सीनेशन और यहाँ पे एक्टिव में हो गया पैथोजन जो खुद से एक्सपोज होगा। मेनली इसमें दो चीज़ याद रखना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि जो आपका मैटरनल एंटीबॉडीज़ है वो किस में आएगा, अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है या इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स है। तो पहली बात ये तो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है, और दूसरी ये नेचुरल में पैसिव इम्यूनिटी में आता है। और अगर वैक्सीनेशन पूछ दिया जाए तो जो वैक्सीनेशन है वो भी एक अडेप्टिव इम्यूनिटी का ही पार्ट है, लेकिन ये आर्टिफिशियल में एक्टिव में आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, डिफरेंस इनका देखेंगे, जो कि किसका पार्ट है, अडेप्टिव इम्यूनिटी का। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो एंटीजन से क्या होता है, एक्सपोज्ड होता है, और पैसिव इम्यूनिटी जो होता है वो एंटीजन से एक्सपोज्ड नहीं होता है। अगर इन दोनों के डिफरेंस को अच्छे से समझना है तो इसके एग्जांपल्स को हम सामने रख लेते हैं, तो हमें ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। तो एक्टिव इम्यूनिटी में एक एग्जांपल हमने देखा था वैक्सीनेशन, और पैसिव इम्यूनिटी में हम लोग देखे थे मैटरनल एंटीबॉडीज़। इसको ध्यान में रखेंगे तो डिफरेंसेस समझ में आएगा। तो जब हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो वैक्सीन में हम लोग क्या करते हैं, उसको वैक्सीन के तौर पे हम लोग एंटीजन ही तो बॉडी को देते हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं एंटीजन को बॉडी में एंटर करवाया जाता है बाय वैक्सीनेशन, ताकि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्सपोज्ड हो, ठीक है। लेकिन जो आपका पैसिव इम्यूनिटी होता है उसमें एंटीजन से एक्सपोज हो ही नहीं रहा है।
हम लोग डायरेक्टली उसको एंटीबॉडी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, जो एंटीजन है वो किल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या प्रोवाइड करते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे एंटीजन प्रोवाइड नहीं होता है। जब फीटस में बेबी होता है तो वो एंटीजन से जैसे एक्सपोज होता है तो मदर क्या करती है, अपना एंटीबॉडीज़ जो है प्लासेंटा के थ्रू फीटस तक पहुंचाती है। वहाँ एंटीजन से एक्सपोज नहीं होता है, यहाँ पर डायरेक्टली आपको एंटीबॉडी ही प्रोवाइड किया जा रहा है। कैसे है यहाँ पे, तो यहाँ जो इम्यूनिटी अचीव्ड होता है वो डायरेक्टली इंजेक्टिंग एंटीजन, या तो एंटीजन को इंजेक्ट करो या तो फिर पैथोजन से एक्सपोज हो जाओ। तो ये हो गया आपका एक्टिव इम्यूनिटी। फिर यहाँ है, इसमें क्या है कि जो इम्यूनिटी जो अचीव्ड हो रहा है वो इंजेक्टिंग क्या हो रहा है, एंटीबॉडी या तो फिर इम्यून सेल्स। यहाँ एंटीजन से नहीं एक्सपोज हो रहा है, वो एंटीबॉडी या इम्यून सेल्स को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर है इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन होगा। ऑब्वियसली अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी में गया है तो उसको डैमेज करने के लिए, उसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे बॉडी को इम्यून सेल्स को बनाना होगा, एंटीबॉडीज़ को बनाना होगा, ताकि उस एंटीजन को क्या किया जा सके, डिस्ट्रक्ट किया जा सके। तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन होगा, लेकिन यहाँ पे इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं, तो यहाँ पे बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है कि वो किसी इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे। इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट क्यों करेगा ये, ताकि ये एंटीबॉडी बना सके, इम्यून सेल्स बना सके, लेकिन इसको तो डायरेक्टली एंटीबॉडी इम्यून सेल्स मिल रहा है, तो फिर वो क्यों इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन नहीं होता है। फिर यहाँ पर है कि जो इम्यून स्टेट्स होता है इसको डेवलप होने में समय लगेगा। ऑब्वियसली क्यों समय लग रहा है, क्योंकि पहले एंटीजन्स हमारे बॉडी में जाएंगे, फिर हमारे बॉडी को पता चलेगा, है ना, इम्यून सेल्स को फिर एक्टिवेट किया जाएगा इम्यून सिस्टम, फिर इम्यून सिस्टम प्रोलिफरेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर अलग अलग सेल्स बनाएंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो ये सब करने में कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इम्यूनिटी जो डेवलप होगा वो इमीडिएटली डेवलप होगा, क्योंकि इनको ये सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ रहा है, इम्यून सेल्स नहीं बनाना पड़ रहा है, एंटीबॉडीज़ नहीं बनाना पड़ रहा है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करना पड़ रहा है, डायरेक्टली एंटीबॉडी दिया जा रहा है। तो उसको यहाँ पे जो इम्यूनिटी जो डेवलप होगा वो फास्ट डेवलप होगा। फिर यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी रहेगा, और यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जो होता है वो डेवलप नहीं होगा। क्यों नहीं डेवलप होगा? क्योंकि यहाँ पर ये बना रहा है, इम्यून सेल्स बना रहा है, और बनाने के बाद ये अपना इम्यून सेल्स को वो रखेगा, ठीक है, रखेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब सेम एंटीजन आए तो उस पर वो एक्शन ले मेमोरी के तौर पर। लेकिन यहाँ पे इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन ही नहीं हो रहा है। जब इम्यून सिस्टम यहाँ एक्टिवेट ही नहीं होगा तो क्यों यहाँ पर बनेगा आपका मेमोरी सेल्स, कैसे बनेंगे? इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होते हैं तब जा करके मेमोरी सेल्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ इम्यून सिस्टम तो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा तो मेमोरी सेल्स भी नहीं बनेगा। तो ये हो गया आपका एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस। दोनों के डिफरेंस को अगर समझना है तो ये एग्जांपल सामने रख लेना है कि हाँ, एक्टिव इम्यूनिटी में वैक्सीनेशन होता है, एंटीजन हम लोग बाहर से प्रोवाइड करते हैं। मैटरनल एंटीबॉडीज़ में क्या होता है कि अगर किसी को मैटरनल एंटीबॉडीज़ क्या हो गया कि अगर फीटस को एंटीजन से एक्सपोज हुआ है तो डायरेक्टली मदर क्या करती है, एंटीबॉडी बच्चे को प्रोवाइड कर देती है। तो यहाँ पर डायरेक्टली इम्यूनिटी जो डेवलप हो रहा है वो एंटीबॉडी के थ्रू हो रहा है, और यहाँ पे एंटीजन को इंजेक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको हो गया ऑल अबाउट एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी का डिफरेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अडेप्टिव इम्यूनिटी में रिस्पॉन्स कैसे शो होता है। इम्यून रिस्पॉन्स अडेप्टिव इम्यूनिटी में हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे होता है। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी में जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो दो तरीके से होता है, या तो बी सेल मेडिएटेड होगा या तो फिर टी सेल मेडिएटेड होगा। जैसा कि हम लोग देखे थे कि अडेप्टिव इम्यूनिटी में जो सेल्स इम्यून सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, ये सब अडेप्टिव इम्यूनिटी के इम्यून सेल्स थे। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स देखने को मिलता है वो दो तरीके से देखने को मिलता है, या तो बी सेल मेडिएटेड या तो फिर टी सेल मेडिएटेड, ठीक है। तो जो बी सेल मेडिएटेड होता है वो क्या करता है, एंटीबॉडी को सिंथेसाइज करता है, इसीलिए इसको ह्यूमरल रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। लेकिन टी सेल मेडिएटेड में क्या होता है कि ये एंटीबॉडी को सिंथेसाइज नहीं करता है। ये क्या करेगा, तो ये साइटोकाइंस को सिक्रीट करता है। जैसे हम लोग इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में देखे थे कि जो मैक्रोफाज थे वो अपने
नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए साइटोकाइंस को सिक्रीट करता है। ठीक उसी तरीके से टी सेल्स भी क्या करते हैं, साइटोकाइन को सिक्रीट करते हैं, या तो फिर जो टारगेट सेल है उसको डायरेक्टली जा करके किल कर देंगे। ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट हम लोग वहाँ पढ़े थे, CTL है ना, CTL साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, जो क्या करता है, सेल टारगेट सेल को डायरेक्टली किल करेगा। तो जो टी सेल मेडिएटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलता है उसको कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और जो बी सेल मेडिएटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलता है उसको कहते हैं ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। ठीक है, दूसरा ये क्या करता है, तो जो टी सेल और कैसे काम करता है, तो टी सेल पहला कैसे काम किया, तो साइटोकाइन सिक्रीट किया या तो फिर किसी टारगेट सेल को डायरेक्टली किल कर दिया। दूसरा क्या करता है, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, एंटीजन को रिप्रेजेंट करना। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या कर रहा है, एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास जा कर के, और यहाँ जैसे ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा तो टी सेल्स जो हैं इसके अगेंस्ट टी सेल जो है वो प्रोलिफरेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, मेमोरी सेल्स बनाएंगे, इफेक्टेड सेल्स बनाएंगे, इसके रिस्पॉन्स में वो बनाना शुरू कर देते हैं। तीसरा जो है टी सेल कैसे एक्ट करता है, तो पहला साइटोकाइन मीडिएटेड, दूसरा APC के ज़रिए, और थर्ड भी है टी सेल जो है वो बी सेल के साथ भी इंटरैक्ट करता है, और बी सेल को इंटरैक्ट करने के बाद फिर अगर बी सेल को इंटरैक्ट किया, इसको एक्टिवेट किया, तो बी सेल फिर क्या करता है, एंटीबॉडी को फॉर्म करेगा। तो ये टी सेल मेडिएटेड ये इस तरीके से काम करेगा, साइटोकाइन को सिक्रीट करेगा, APC मेडिएटेड करेगा, फिर टी सेल जाकर के बी सेल को एक्टिवेट करेगा ताकि वो एंटीबॉडी फॉर्म करे। तो ये हो गया आपका सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, हम लोग देखे थे कि इनेट इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि वहाँ पे जो सेल्स थे वो मैक्रोफाज थे, ठीक है, फिर न्यूट्रोफिल्स थे, ये सब क्या कर रहे थे, तो साइटोकाइन सिक्रीट कर रहे थे, और साइटोकाइन सिक्रीट करने के बाद इन्फ्लामेशन भी काउज कर रहे थे और अपने नंबर को भी बढ़ा रहे थे। ये सारा फंक्शंस था मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल्स, ये सब का। ठीक है, तो इनका जो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स हम लोग कैसे देख रहे थे, तो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स वहाँ पे देखने को मिल रहा था कि फैगोसाइटोसिस कर दो सेल्स का, जो टारगेट सेल्स है फैगोसाइटोसिस करो और उसको किल करो, है ना। ये जो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स है और रिएक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है, दोनों जो है कोऑपरेटिव मैनर में काम करते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अगर इनेट इम्यून रिस्पॉन्स अगर एक्टिवेट हो गया तो वो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा कि नहीं, तुम अब अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए। फिर जब अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा, कैसे कैसे करता है, तो पहला क्या करता है, मैक्रोफाज जो होता है माइक्रोब से इंटरैक्ट करेगा। इंटरैक्ट करने के बाद फिर मैक्रोफाज क्या करेगा, एक सिग्नल देगा डेंजर का, ताकि जो अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है वो देखने को मिले। फिर या तो फिर मैक्रोफाज क्या है, ये एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, जैसे यहाँ बताएं कि मैक्रोफाज जो है वो एक एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल है। अब ये क्या करेगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के साथ जा करके एंटीजन को शो करेगा, तो फिर टी सेल काम करेगा। तो कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं कि इनेट और अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, दोनों कोऑपरेटिव मैनर में ही काम करता है। फिर आपका हो गया टी सेल जो होता है वो साइटोकाइन सिक्रीट करता है, टी सेल भी साइटोकाइन सिक्रीट करता है। पहले ही बताए थे कि साइटोकाइन जो होता है वो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में भी एक्शन लेता है और अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में भी एक्शन लेता है। फिर टी सेल अगर साइटोकाइन सिक्रीट करता है तो फिर ये क्या करता है, मैक्रोफाज के नंबर को इंक्रीज़ करने में ये हेल्प करता है। तो इनेट जो है वो अडैप्टिव पे डिपेंडेंट है, अडैप्टिव जो है वो भी इंटरडिपेंडेंट है किस पे, इनेट पे। ठीक है, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। तो ये ओवरऑल आपका हो गया इनेट इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ अडैप्टिव इम्यूनिटी। तो दोनों अब आज जो है वो आपका अडैप्टिव इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी दोनों आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर किस तरह का क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है अच्छे से। कहीं भी किस तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। आगे के वीडियो में देखेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन, ये सारी चीज़ें वो सब देखेंगे। थैंक यू।